हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया। द थर्ड चैप्टर विच इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे एंड विच इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो आज के वीडियो का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों शब्दों के बीच का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, यह आपको समझ में आएगा। और एक एंटरप्रेन्योरशिप के कौन सी विशेषताएं होती है, जिन विशेषताओं को जान करके आप भी इस एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रक्रिया में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रोसेस है वेयर एन इंडिविजुअल कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक इंडिविजुअल पर्सन अपना खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करता है। तो इन नॉर्मल टर्म्स में अगर देखा जाए तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जिन प्रक्रियाओं से या जिन एक्टिविटियों से एक इंडिविजुअल को गुजरना होगा, उन सभी प्रक्रियाओं को, उन सभी एक्टिविटियों को कंबाइनली हम लोग कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये एग्जैक्ट मीनिंग, ये मेन मीनिंग मैंने आपको बताया कि दैट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कि जहां पर एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस या जो भी प्रक्रिया करेगा, उन सभी प्रोसेस और प्रक्रिया को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ओके, अब इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में एक एंटरप्रेन्योर को एग्जैक्टली कौन सी प्रक्रिया करनी होती है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया उस एंटरप्रेन्योर को करनी होती है वो ये है कि दैट उस एंटरप्रेन्योर को, उस इंडिविजुअल को, उसके पास के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, उन सभी अवेलेबल रिसोर्सेस को वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऑर्गेनाइज करता है। और उन सभी रिसोर्सेस जो कि उसके पास कैश और काइंड के रूप में अवेलेबल है, मतलब जो रिसोर्सेस उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अरेंज किया है, जो कॅश के फॉर्म में भी हो सकता है, काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है, म्हणजे पैशांच्या स्वरूपात पण होऊ शकतो आणि वस्तूच्या स्वरूपात पण होऊ शकतो। अशा सर्व रिसोर्सेसला तो इकट्ठा करतो आणि एकत्रित करून जे पण स्किल आणि नॉलेज त्या व्यक्तीकडे आहे, जो भी स्किल एंड नॉलेज उस पर्सन के पास है, उस स्किल एंड नॉलेज की मदद से वो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे उसको वो प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जब तक आप अपने रिसोर्सेज की मदद से, अपने स्किल और नॉलेज की मदद से कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आप अपने ऑब्जेक्टिव को, आप अपने उद्देश्य को तब तक फुलफिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करते। सो ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जैसी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप की प्रक्रिया एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, एक उद्देश्यात्मक कार्य है, जिस कार्य को करने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि दैट वी वांट टू मेक सेटिस्फाइड और गिव सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर बाय प्रोड्यूसिंग अ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके अगेंस्ट में हमें प्रॉफिट कमाना है, जो कि हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को करने का। ओके, तो ये मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बताया, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को करके एक अपना इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो एक इंडिविजुअल फुलफिल कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आओ उन बातों को हम समझते हैं। तो पहला फीचर, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो है इनोवेशन। नाउ इनोवेशन म्हणजे काहीतरी नवीन करणे, कुछ तो नया करना। तो इस इनोवेशन में अगर हम देखेंगे, सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इनोवेशन। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस अगर कर रहे हैं, हम किसी नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने की प्रक्रिया अगर कर रहे हैं, इसका मतलब है हम
कुछ तो इनोवेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्टेड बिजनेस है उस एग्जिस्टेड बिजनेस को अगर सेम कॉपी करके अगर आप बिजनेस को करोगे तो आपके इस एंटरप्रेन्योरशिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा और आप इस एंटरप्रेन्योरशिप में खुद को सक्सेस नहीं बना पाओगे। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रोसेस में आते हो तो 100% आपके अंदर कुछ तो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। अब इस इनोवेशन को किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? तो इनोवेशन को अप्लाई करने के कई तरीके होते हैं। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को अगर हम अलग तरीके से कंबाइन करके अगर यूज करें तो भी वो एक प्रकार का इनोवेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे पहले के जमाने में लोग लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे और कैपिटल का इस्तेमाल कम करते थे, लेकिन हम इसी प्रोपोर्शन को अगर आज के जमाने के हिसाब से थोड़ा अगर चेंज कर दे, जहां पर लेबर का यूज कम करके कैपिटल का इस्तेमाल अगर बढ़ा दे, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन है, ये एक मॉडर्न कॉम्बिनेशन है जहां पर हम लेबर का यूज कम और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा, कैपिटल का यूज ज्यादा, मशीन्स का यूज अगर ज्यादा करेंगे तो ये एक नए प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक इनोवेशंस का ही पार्ट है। इसके अलावा मार्केट में कोई नए प्रोडक्ट या कोई नए मेथड्स या अपने प्रोडक्ट को कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करके भी आप यहां पर इनोवेशंस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो इसका मतलब आप इनोवेशन ही कर रहे हो, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ओके, सेकेंड फीचर जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप का वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोसेस को कोई भी पर्सन क्यों करता है? तो अगेन इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को करने के पीछे उस इंडिविजुअल का एक ही मकसद है कि दैट ही वांट टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which satisfy the consumer needs and wants, and against it he can able to make more and more amount of profit। जिसका मतलब हुआ कि दैट इस क्रिएटिव एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंटरप्रेन्योर को ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है जिससे कि वो अपने कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर सके और कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने के साथ ही साथ उसके अगेंस्ट में अपना जो प्रॉफिट कमाने वाला ऑब्जेक्टिव है उसको भी कंप्लीट कर सके। तो जो एक्टिविटी यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उस एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इस कार्य को भी एक मनी कमाने के ऑब्जेक्टिव से, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। थर्ड फीचर जो इस एंटरप्रेन्योरशिप का है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की प्रक्रिया में हम लोग अपने सारे रिसोर्सेज जो प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है उन सभी को हम इस एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रोसेस में इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं अंडर अ वन रूफ। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ रहे हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम सारे रिसोर्सेज को एक जगह पर एकत्रित करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एफर्ट से हम किसी नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और जिसके बेसिस पे हम अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग क्योंकि ये वो जगह है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सारे रिसोर्सेज को अंडर वन रूफ कलेक्ट करके हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिससे उस गुड्स की जो यूटिलिटी होगी, उस गुड्स का जो वापर होगा वो और तेजी से हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड अंडर अ वन रूफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप का है विच इज कॉल्ड एज अ लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ना लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी का मतलब क्या? ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये एक लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है ना। लॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी करने का परमिशन ये हम लोग इस एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे ही टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं या ऐसी टाइप की प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिन प्रक्रियाओं को करने का परमिशन हमें गवर्नमेंट देगा, जिस प्रक्रिया को करने का परमिशन हमें लॉ देगा।
हम ऐसे ही टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने की परवानगी या जो भी परमिशन है वो गवर्नमेंट और लॉ ने हमें देना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करे या वो लोगों का नुकसान करे। ओके, सो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है वो लॉफुल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसे हम पर्पसफुल भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को करने के पीछे हर एक इंडिविजुअल का एक पर्पस होता है कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज से लोगों की वांट को सेटिस्फाई करे और अपने प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। इसलिए इस एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिएटिव एक्टिविटी। नाउ जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ाया था इनोवेशन के बारे में, तो इस इनोवेशन वाले पॉइंट को अगर हम थोड़ा और यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो क्रिएटिव एक्टिविटी में हम समझेंगे कि दैट इनोवेशन करना मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना, मैंने आपको पहले बताया। और इनोवेशन करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में हमेशा क्रिएटिव आइडियाज होने जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं और अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाना चाहते हैं तो आपके माइंड में जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितने न्यू आइडियाज होंगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो सारे आइडियाज, वो सारी एक्टिविटियां आपको हेल्प करती है कंपटीशन में आगे रखने के लिए। क्योंकि कंपटीशन में अगर खुद के एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है तो ऑफकोर्स आपके अंदर कुछ ना कुछ तो न्यू आइडियाज कंसीव होने चाहिए, जो आइडियाज अभी तक किसी ने डेवलप नहीं किए या जिस आइडिया से जिसने अभी तक बिजनेस नहीं किया, वो सब न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू आइडियाज आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना होगा, तो ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे डेवलप होगा। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है ये किसी सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी को जो जितना नए तरीके से करेगा उसके सफल होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है इस एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्किलफुल मैनेजमेंट। नाउ स्किलफुल मैनेजमेंट किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजमेंट जितना स्किलफुल होगा, उस मैनेजमेंट के अंदर अपने काम को करने की जितनी कुशलता होगी, जितने न्यू टैलेंट, जितनी न्यू टेक्नोलॉजी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोसेस में यूज करेगा, उसके एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलप होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए एक एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाने के लिए एक स्किलफुल मैनेजमेंट टीम का उस एंटरप्रेन्योरशिप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है हमारा इस फीचर्स का, जो कि है रिस्क टेकिंग। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिजनेस, एक प्रोसेस जिसमें रिस्क टेकिंग ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंश्योरेबल रिस्क, दूसरे होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नाउ ये जो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं जो आसानी से इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है, जैसे कि एग्जांपल रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है ना, या ऐसे प्रकार के जो रिस्क होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेनली पॉसिबल है, ठीक है। इन सभी रिस्कों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करती है। लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं उन रिस्क को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। तो ये जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं इसको मिनिमाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्क को लेने की जो जवाबदारी होती है वो एक एंटरप्रेन्योर पे होती है। ओके, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है रिस्क है, लेकिन कौन सा रिस्क है? नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। इंश्योरेबल रिस्क यहां पर बिल्कुल भी हमें अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये रिस्क हमें इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देती है। अब इस नॉन इंश्योरेबल रिस्क में किस प्रकार का रिस्क बिजनेसमैन को लेना होता है, एंटरप्रेन्योर को लेना होता है? अभी एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है और उन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक फिक्स अमाउंट देने का प्रॉमिस करता है। तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं उन सबकी जो प्राइजेस है वो सर्टेन है, वो फिक्स है कि आप ये काम करो, लैंड अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, आपको फिक्स रेंट मिलेगा, लेबर यहाँ पर आप एफर्ट्स करो, आपको वेजेस मिलेगा, कैपिटल जो यहाँ पर देगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सबको मिलने वाला जो प्राइस है वो यहाँ पर सर्टेन है, फिक्स है। लेकिन इन सबकी मदद से जो हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को मार्केट में जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे वो प्राइस कैसी होगी? अनसर्टेन होगी।
तो हमने जो फैक्टर कलेक्ट किए उन सबकी प्राइस कैसी है, सर्टेन है, लेकिन उसकी मदद से जो प्रोडक्ट हमने बनाकर मार्केट में सेल किया वो प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, अनसर्टेन है। इसलिए एक सर्टेन प्राइस को पे करके अनसर्टेनिटी प्राइस की अपेक्षा करना, इसी बीच के गैप को हम लोग कहते हैं रिस्क। मतलब इसका शॉर्ट में ये हुआ कि आपने जो खर्च किए वो सारे खर्च की अमाउंट आपकी फिक्स है, लेकिन इस खर्च को करके जो रिटर्न्स आपको मिलेगा वो फिक्स नहीं है। वो इस किए हुए खर्च से कम भी हो सकता है या इस किए हुए खर्च से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो सर्टिनिटी और अनसर्टिनिटी के बीच का जो गैप होता है, इसी गैप को हम लोग कहते हैं रिस्क, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है। ओके, तो ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप के। पॉइंट्स को एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है इनोवेशन, सेकेंड आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, फोर्थ पॉइंट इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएटिव एक्टिविटी, सिक्स्थ पॉइंट इज स्किलफुल मैनेजमेंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे फीचर्स एक एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से आप समझिए, अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि जब आप खुद का नोट्स बनाते हो, जब आप खुद के लैंग्वेज में लिखते हो, तो ये सारी बातें आपको और भी बेटर तरीके से क्लियर होती है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।